हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे यूपी स्पेशल, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की ई दृष्टि जो बुक होती है उसकी हम यूपी स्पेशल के एक टॉपिक को पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने एक क्लास को कवर कर लिया था, पहली क्लास को, और जिसमें लगभग 5-6 टॉपिक को कवर किया। और आज हम उसकी करेंगे सेकंड क्लास, यानी कि पार्ट 2 होगा। और इसी तरीके के यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए घटना चक्र की सीरीज, दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर, ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर, ये सभी कुछ हमारे चैनल पे लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। लगातार जो है कि क्लासेस कराई जा रही हैं, मैराथन भी कराई जाती है, जिससे आप लोग कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक पढ़ सकें, अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें और आपका पेपर अच्छा हो सके। तो चलिए, अब हम यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास का आज हम शुभारंभ करते हैं। और सेकंड क्लास में आज हम शुरू करेंगे अपनी झील के टॉपिक से। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम गंगा नदी वगैरह के बारे में पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की झीलें। तो झीलों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कुछ झीलें प्रमुख हैं जो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी 1 नंबर झील से। पहले शुरू करेंगे हम आगरा से। तो आगरा में कीठम झील पाई जाती है। गौर झील की बात करेंगे तो रामपुर में, बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहाँपुर में, बरुआ सागर झांसी में, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में, और मदन सागर महोबा में। खासकर अगर आप सागर जैसे वर्ड देखेंगे कि चाहे आपका जो बेला सागर हो या मदन सागर हो, तो ये जो सागर लिखे होते हैं ना, ये आपके मुख्य रूप से महोबा में ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे बरुआ सागर, इसका अपवाद है कि झांसी में है। वहीं आप देखोगे कि टांडा दरी यानी कि दरार गर्त जो है कि मिर्ज़ापुर में है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सुरहा ताल, तो ये बलिया में है। करेला की बात करेंगे तो लखनऊ में, समसपुर झील रायबरेली, राधा कुंड, राधा कुंड यानी कि राधा मथुरा में है तो मथुरा में हो गया, बालापारा कानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल वाराणसी में हो जाता। तो इसके बाद जो और हैं, जैसे कि आपने देखा मिर्ज़ापुर में टांडा, तो महोबा में बेला सागर, बहराइच में चित्तौरा झील, अब देखेंगे महोबा में मदन सागर भी है, और अयोध्या में दरवन झील। उसी प्रकार से जैसे वाराणसी में औंधी ताल है, कानपुर शहर में मोती झील, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, और अलीपुर में सेखा झील। तो सीखा झील बहुत पूछा जाता है, और रामगढ़ ताल भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिए। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, हम इनके बारे में समझते हैं। जैसे अगर बात करें हम यमुना नदी की, तो यमुना नदी के बारे में कुछ जानकारी। जैसे यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुनोत्री हिमनद से, जो कि बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से, अर्थात कहने का मतलब है उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाका है हिमालय, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो कहाँ से होती है ये? उत्तराखंड से होती है। इसका अपवाह क्षेत्र यानी किन किन राज्यों से होकर यह जाती है, तो उत्तराखंड से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश में भी जाती है, हरियाणा में भी जाती है, दिल्ली में भी जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी आती है। उत्तर प्रदेश में एक लंबी दूरी तय करके ये गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में। तो ये 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और हमारी गंगा नदी भी 5 राज्यों से होकर ही जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसमें मिलती हैं, तो अगर आप देखोगे चंबल है मुख्य रूप से, बेतवा है, और केन है। हैं तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। और कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो यमुना से चंबल मिलती है इटावा के पास, और यमुना से बेतवा मिलती है हमीरपुर के पास, और यमुना से केन मिलती है बांदा के पास। ठीक है, तो चंबल, बेतवा, केन, ये जो है कि यमुना में आकर मिलती हैं, और ये इटावा, हमीरपुर, बांदा में मिलती हैं। ये भी प्रश्न बनते हैं। वहीं इनके किनारे अवस्थित जो प्रमुख नगर हैं, जैसे मथुरा यमुना किनारे है, वृंदावन आपका यमुना पे है, आगरा भी यमुना पे है, इटावा यमुना पर है, कालपी यमुना पे, और हमीरपुर और कौसाम्बी। देखिए, कौसाम्बी में आपको डाउट हो सकता है क्योंकि इलाहाबाद के पास है, तो आपको लगेगा इलाहाबाद गंगा पर है मुख्य रूप से, तो कौसाम्बी भी कहीं गंगा पे ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कौसाम्बी है ये आपका यमुना पर है। आइए राप्ती नदी पर पढ़ते हैं। तो राप्ती नदी यहाँ पे ये देखेंगे आपकी रकुम कोट यानी नेपाल से निकलती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी, और घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में मिल जाती है। और राप्ती नदी पर ही आपके गोरखपुर की स्थापना है। मतलब कहने का कि गोरखपुर जो जिला स्थापित है वो कहाँ पर है? राप्ती नदी के तट पर ही है। अगला हम देखते हैं घाघरा नदी से संबंधित। तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये निकलती है? वैसे तिब्बत से मापचाचुंग हिमनद से, और इसको करनाली, सिख, टिला, सेठी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अन्य नाम की बात करेंगे तो जैसे इसको सरयू नाम से भी जाना जाता है। और इनके किनारे पर अवस्थित जो प्रमुख नगर हैं, जैसे सरयू नदी के किनारे हम इसको अयोध्या को जानते हैं। यूँ कहें कि घाघरा नदी का ही दूसरा नाम सरयू है, तो अयोध्या किसके किनारे हो गया? घाघरा नदी के किनारे। और यह भी जाके गंगा में मिलती है, कहाँ पर? छपरा बिहार में। बिहार में यह जाके गंगा से मिल जाती है। और आगे देख लेते हैं हम इसको।
तो अब यहाँ पर आपको चीज़ों को यहाँ समझिएगा कि शारदा नदी की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि शारदा नदी के बारे में कुछ जानकारी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसके उद्गम की, अगर हम उद्गम को देखें तो ये कुमाऊं हिमालय मिलाम हिमनद से शुरू होती है। मिलाम हिमनद जो कुमाऊं हिमालय में वहाँ ये शुरू होती है। और इसका जो प्रारंभिक नाम है जिसे हम काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं, काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं। और यह ब्रह्मदेव स्थल के निकट ये मैदान में प्रवेश करना शुरू करती है। इसकी अगर हम बात करें प्राकृतिक सीमा की तो यह पीलीभीत और नेपाल यानी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य जो है कि सीमा बनाती है। और यह पीलीभीत में एक जगह है खटीमा नाम की, वहाँ पे नानक मता एक जगह है, तो वहीं पर यह सीमा बनाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो शारदा नदी है यह मुख्य रूप से नेपाल से होते हुए हमारे यूपी में यानी भारत में आती है और सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होती है कुछ इस तरीके से। और घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट जाके मिल जाती है। तो किससे मिलती है? घाघरा नदी से मिलती है। वहीं बात करते हैं अगर हम गोमती नदी की, तो गोमती नदी का उद्गम किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं होता है बल्कि यह मैदानी क्षेत्र से होता है, क्योंकि यह पीलीभीत में स्थित एक फुलहर झील है, वहाँ से शुरू होती है। और इसके अपवाह क्षेत्र में पीलीभीत आता है, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ सबसे इम्पॉर्टेंट, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर, ये 4 ज़िले जिनको मैंने गोला किया है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जौनपुर आपका किस नदी पर है, गाजीपुर किस नदी पर है, लखनऊ किस नदी पर है। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर ये सभी के सभी किस पे हैं? गोमती नदी पर हैं। और इनके किनारे पर अवस्थित प्रमुख नदी जो नगर हैं उसमें आप देखोगे लखनऊ आ जाएगा, सुल्तानपुर आ जाएगा, जौनपुर आ जाएगा। ये मुख्य रूप से इनके किनारे अवस्थित शहर हैं। और यह भी गंगा नदी से जाकर मिल जाती है कैथी, जो कि बनारस के क्षेत्र में आता है। हालांकि गाजीपुर और बनारस की सीमा पर आता है, इसलिए ये कैथी, और कैथी ना मानकर आप लोग इसे मानिएगा सैदपुर। ठीक है, सैदपुर। तो एक सैदपुर नाम की जगह है, वो गाजीपुर में आता है और यहाँ पर गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। अब बाकी 2 और नदियाँ देख लेते हैं, जैसे कि बेतवा नदी और केन नदी, क्योंकि यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो बेतवा का जो उद्गम होता है वो कुमरा गांव, रायसेन, एमपी से इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर से होते हुए बहती है। और इसका संगम यमुना नदी में होता है हमीरपुर के निकट, यानी हमीरपुर में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। इसका सांस्कृतिक नाम अगर हम बात करेंगे तो इसको बेत्रवती भी नदी कहा जाता है। और इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बांध है वो है हमारा राजघाट बांध, जिसको अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेतवा पर ही आपका राजघाट बांध मिलता है। और अगला केन नदी की बात करेंगे तो कैमूर पहाड़ियों में उद्गम होता है इसका, और इसको दूसरा नाम एक है कर्णवती, उस नाम से जानते हैं। और यमुना से यह मिलती है बांदा में आकर, यानी भुजहा के निकट यह बांदा में आके मिल जाती है। तो देखिए ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप कहीं भी किताबों में ढूंढते हैं, मिल नहीं पाते, और यही सीधे फैक्ट आपके पेपर में रख दिए जाते हैं। कल की क्लास में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे फैक्ट कवर किए और आपको जो है कि मैपिंग के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में और भी चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश की, जिससे आपकी बेहतर पकड़ हो सके और चीज़ों को आप विजुलाइज कर पाए कि यूपी में अगर हम किसी जगह की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को एक इमेजिन कर पा रहा हूँ कि यह जगह कहाँ पे होगी यूपी में। तो ये बहुत ही प्रयास किया मेरे द्वारा, मैंने बहुत प्रयास करने की कोशिश की है। आई होप कि वो आपको पसंद भी आई होगी। और आज हम दूसरे क्लास की बात कर रहे हैं, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा। अब आती है बात चंबल नदी की। तो हमने धीरे धीरे गंगा नदी को देखा, यमुना को देख लिया, केन, बेतवा, घाघरा, गंडक, इन सभी नदियों को देखा प्रमुख। और अब हम देख रहे हैं चंबल को। तो चंबल का जो उद्गम होता है वो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश यानी कि महू से होता है। और इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो काली, सिंध, पार्वती, बनास, ये चारों ही नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ होती हैं। और चंबल जो है कि स्वयं किसकी सहायक नदी हो जाती है? यमुना की, जो कहाँ पर मिलती है? इटावा में आकर मिल जाती है। इटावा में यमुना में आकर मिल जाती चंबल नदी। तो काली, सिंध, पार्वती, बनास ये इसकी सहायक नदियां होती हैं। सीमा की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों के बीच में जो है कि इस राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है, यानी इन तीनों ही राज्यों से होकर बहती है। और विशेषता क्या है इसकी? अवनलिका, अपर्दन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप देखेंगे जब आप पहले की मूवी देखते थे, वीरप्पन की मूवी, गब्बर की मूवी देखते थे, शोले, तो उसमें लोग क्या होता था, पहाड़ी जो चट्टानें होती थी ना, वहाँ पे अपना जो है कि घर बना के रहते थे, गुंडे, मवाली या यूँ कहें कि डाकू जो रहते थे। तो बीहड़ होते हैं जहाँ पे मिट्टी बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह जाती और बड़ी बड़ी दरारें उसमें पड़ी रहती हैं, तो उन दरारों में भी लोग रहते थे। तो ये बीहड़ का काम करती है और जिसकी वजह से हमारा कन्नौज, इटावा, ये सारा क्षेत्र बहुत ही प्रभावित है।
अगर इसकी बात करें कि इस पे कौन से प्रमुख बांध हैं, तो आप देखेंगे गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीन प्रमुख बांध हैं। एक तो गांधी सागर, एक राणा सागर और एक जवाहर सागर। तो ये तीनों ही प्रमुख बांध हैं, जिसमें से दो आपके राजस्थान में और एक एमपी में है। अब आपके लिए ये प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तीनों ही बांध किन राज्यों में स्थित हैं। संगम की बात करें तो यह भी यमुना नदी से इटावा जिले में आकर मिल जाती है। तो ये हो गए चंबल के कुछ बेसिक फैक्ट। अब हम बात करेंगे टोंस नदी की। तो ये तरमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है बेलन नदी होती है, लेकिन यह गंगा नदी से आकर सिरसा प्रयागराज में मिल जाती है। वैसे कहीं कहीं पे टोंस को यमुना का सहायक भी बता देते हैं और कहीं आपको गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में भी बता दिया जाता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट झांसी जिले के प्रमुख बांध। अब कुछ बांधों की बात कर लेते हैं। तो जैसे पारीक्षा बांध होता है जो बेतवा नदी पर बनता है, और अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध भी है जिसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध। तो अब दूसरा बांध देखिए आप इस पर बेतवा नदी पर ही, कौन सा देख रहे हैं आप, परीक्षा बांध देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको याद होना चाहिए कि परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर है और सुकमा डुकमा बांध भी बेतवा नदी पर है। और अभी आपने एक और बांध देखा जिसका हमने नाम जिक्र किया, राजघाट बांध। तो आप देखोगे कि बांध, चार प्रकार के बांध हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें तीन तो झांसी में मिले, परीक्षा बांध, माता टीला और सुकमा डुकमा और राजघाट बांध। ये चारों ही बांध बेतवा नदी पर हैं। वहीं एक पथराई बांध है जो पथराई और सुखनाई नदी पर स्थित है। लेकिन ये चारों ही बांध, ये जो आपके मुख्य है, राजघाट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये, वैसे राजघाट भी झांसी में ही आता है तो ये भी इसी में आ जाएंगे। तो ये बेतवा के बांध हो गए। अब आइए, अब हम चलते हैं प्रमुख बांध जो कौन कौन से हैं, तो हम इन पे भी चर्चा करते हुए चलेंगे कि प्रमुख बांध यूपी में कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे मिर्ज़ापुर में कुछ बांध हैं, ललितपुर में हैं और भी अन्य बांध हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा डायग्राम आपको मिर्ज़ापुर के बारे में सारे बांधों की चर्चा करें। जैसे जिरगो नदी पर जिरगो बांध देखने को मिलेगा, अहरौरा बांध गराई नदी पर है, मेजा बांध बेलन नदी पर है और अघवा बांध अधवा नदी पर है और सिरसी बांध जो है बखेर नदी पर है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है बेल, मेजा और अरौरा, क्योंकि गराई नदी पर जो है कि कई बार पूछा गया यह बांध। अरौरा बांध गराई नदी पर है और मेजा बेलन नदी पर है। अब हम ललितपुर की बात करेंगे तो जामिनी बांध जामिनी नदी पर, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, सहजाद बांध सहजाद नदी पर, गोविंद सागर सहजाद नदी पर है, सजनाम सजनाम नदी पर और राजघाट बेतवा नदी पर है। तो देखिए, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था झांसी में, तो ये है ललितपुर में आपका राजघाट बांध। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इतना सारा फैक्ट कैसे कवर करें। तो मेरे दोस्तों, आप अगर इसको 2 से 3 बार बस आप वीडियो को बार बार देख लेंगे क्लास को, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके दिमाग में इस तरीके से छप जाएगा ना कि आप जब प्रश्न देखोगे तो आपको ऑप्शन देख के इतना तो जरूर याद आ जाएगा 90% कि हाँ, इस चीज़ को मैंने पढ़ा है और इस चीज़ को मैंने इसके संबंध में ही पढ़ा है। जो डाउट होगा वो भी वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। और सारी चीज़ों को मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बांध हैं। जैसे मूसा खंड कई बार पूछा जाता है, चंदौली में कर्मनासा नदी पर है। वहीं गढ़वा बांध आपका चित्रकूट में है, मौदहा बांध हमीरपुर में है, सलारपुर महोबा में है, चंद्रप्रभा चकिया चंदौली में है और कनहर, ये कई बार पूछा गया है कनहर, तो ये सोनभद्र में कनहर नदी पर जो है कि हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले की बहुउद्देशीय नदी का मतलब क्या हो गया कि हम एक नदी पे एक ऐसी परियोजना बना रहे हैं जिससे बहुत सारे हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो पहले तो देखते हैं गंडक नदी से कौन लाभान्वित हो रहा है। तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और साथ ही साथ कुशीनगर, तो इन 4 जिलों को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। वहीं अगर हम बात करें एक गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि पिपरी सोनभद्र में स्थित है, ओके। और साथ ही साथ राजघाट बांध की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है। और राजघाट बांध कहाँ पे है, ललितपुर में है। वहीं गंडक परियोजना की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार यानी नेपाल भी इसमें सम्मिलित है। और इसी गंडक से जो प्रभावित होने वाले ज़िले हैं प्रॉफिट में, तो वो आपके गोरखपुर हैं, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया हैं। वहीं गोकुल बैराज परियोजना की बात करेंगे तो ये मथुरा में जो कि यमुना नदी पर पेयजल हेतु है। और रामगंगा परियोजना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निकट जो है कि कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। तब आप देख पा रहे होंगे कि राजघाट परियोजना से जो कि यूपी और एमपी के बीच में बेतवा नदी पर है। गंडक जो परियोजना है गंडक नदी पे उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल इसमें शामिल है।
और गोकुल बैराज मथुरा में, रामगंगा जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसमें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे कि कौन से बांध पर कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। और अब आ जाइए आप यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो मैं इन आंकड़ों की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊँगा कि किसका रोल सबसे अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश में जो भी आप विद्युत पैदा करते हो, मान लो ये मेगावाट दिया 2020-21 का, अगर मान लीजिए ये बढ़ के इसमें 40,000 मेगावाट हो गई हो, कितनी भी हो गई हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो तापीय ऊर्जा का होता है। जो आपको ये क्रम पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो तापीय ऊर्जा का होता है। नंबर 1 पे ये रखी जाती है। और दूसरा होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का। यूपी में नवीकरणीय ऊर्जा सेकंड नंबर पे आती है। वहीं अगर आप देखेंगे कि थर्ड नंबर पे जल विद्युत ऊर्जा है और चौथे नंबर पे परमाणु ऊर्जा। और यूपी में तो केवल एक ही जगह परमाणु ऊर्जा है, केंद्र वो कहाँ पे है, नरौरा में है। नरौरा कहाँ पड़ता है आपका, बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पे, बुलंदशहर। ये आपके अलीगढ़ मेरठ के आसपास पड़ता है। तो आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पर और भी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में जो स्थापित संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जैसे सिंगरौली की बात करेंगे तो सिंगरौली सोनभद्र में, जबकि एक होता है सिंगरैनी। क्या होता है ये, सिंगरैनी। तो ये जो सिंगरैनी होता है ये तो होता है आपके आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ सिंगरौली की बात हो रही है तो ये आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में है। वहीं दादरी की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में है। टांडा की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में। ऊंचाहार की बात करेंगे रायबरेली, औरैया और रिहंद की बात करेंगे सोनभद्र में। तो एनटीपीसी के द्वारा लगभग 6 जो है कि संयंत्र चलाए जा रहे हैं और ये 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे सिंगरौली सोनभद्र में चल रहा है, रिहंद सोनभद्र में चल रहा है, औरैया में एक चल रहा है, ऊंचाहार रायबरेली में चल रहा है, टांडा अंबेडकर नगर में और दादरी गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है। अब इनमें भी अगर आप देखेंगे तो औरैया गैस आधारित है, दादरी गैस एवं कोयला आधारित है, बाकी सभी कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि टांडा जो है वो किस पे आधारित है, एनटीपीसी का गैस पे है या कोयले पर है या गैस कोयला दोनों पे। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये केवल और केवल कोयले पर है। सिंगरौली के लिए पूछा जाता है तो यह भी कोयले पर ही आधारित है। ऐसा इसलिए कि ताकि एक मेजरमेंट हो सकता है कि कहाँ से प्रदूषण की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र जो निर्माणाधीन सहित भी हैं, यानी ये तो चला रही है एनटीपीसी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलती है, और कुछ उत्तर प्रदेश के भी जो राज्य निगम हैं वो भी जो है कि चलाते हैं। तो उनमें से कौन कौन से, जैसे अनपरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में, ओबरा सोनभद्र में है, वहीं जवाहरपुर एटा में है, और पनकी कानपुर में है, और परीक्षा झांसी में है। तो ये भी पता रहे कि जो राज्य सरकार के जो विद्युत उत्पादन निगम होते हैं वो कौन सी जगह पे चला रहे हैं। तो पनकी कानपुर में होता है, परीक्षा झांसी में, अनपरा सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ और ओबरा सोनभद्र और जवाहरपुर एटा। अगर मैं एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य निगम की अगर बात करूं संयुक्त रूप से तो आप देखेंगे कि सोनभद्र में ओबरा भी चलता है, सोनभद्र में अनपरा भी चलता है, सोनभद्र में रिहंद भी चलता है और सोनभद्र में सिंगरौली भी चलता है। तो एक प्रश्न अगर आपसे बन जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक विद्युत निगम कॉर्पोरेशन चलाए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र में जो है कि 4 संस्थाएं चलाई जा रही हैं इस तरीके से। और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट, डायस्पोर, सिलेमेनाइट, पायरोफाइलाइट एंड एंडालुसाइड, ये सब प्रमुख जो है कि खनिज पाए जाते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से 8 दक्षिणी जिले जो कि खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। तो आइए पहले तो हम इसका एक प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई यूपी में। फिर सेकंड नंबर पे डायस्पोरा भंडारण में उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान, भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सेकंड नंबर पे जो डायस्पोर होते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई और जो यूपी के द्वारा पहली खनिज नीति लागू की गई थी वो दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वहीं यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र कौन सा? ललितपुर में। ललितपुर में बहुत ही कम मात्रा में बस यूरेनियम मिलता है, तो यह कह दिया गया कि हाँ भाई ललितपुर हमारा यूरेनियम से संपन्न है। और हीरा प्रमुख जो क्षेत्र है, वैसे तो पूरे भारत में एमपी में हीरा प्रमुख रूप से जाना जाता है, सतना, पन्ना ये सब, लेकिन यूपी में भी अगर हम बात करें तो बांदा और मिर्ज़ापुर में थोड़ा बहुत हीरे के खनन देखने को मिले हैं। तो अब आते हैं हम लोग खनिज से संबंधित जिले हैं। तो अब देखते हैं सोनभद्र में कौन कौन से आपको खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे सोनभद्र में आपको सोना देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, पाइराइट्स मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, पोटास लवण और चूना पत्थर। तो आपको 4 याद रखने मुख्य रूप से। एक तो चूना पत्थर याद कर लीजिए, एक संगमरमर याद कर लीजिए, एक डोलोमाइट याद कर लीजिए और एक कोयला याद कर लीजिए। ये चारों जो है कि सोनभद्र में प्रमुख रूप से मिलते हैं। इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन रख दिया जाता है एग्जाम में। अगला है यहाँ पर ललितपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो भाई ललितपुर में क्या मिलता है देखने को? तो देखिए डायस्पोर है, प्लैटिनम है, ग्रेनाइट है, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, लौह अयस्क, पायरोफाइलाइट और जो है कि सोना, बॉक्साइट और तांबा। अब ललितपुर में भी 4 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। पहला तो यूरेनियम आपसे पूछा जाता है, दूसरा डायस्पोर पूछा जाता है, तीसरा लौह अयस्क पूछा जाता है और चौथा आपका तांबा और 5वां प्लेटिनम। ये 5 आपको याद होने चाहिए कि हाँ ये मुख्य रूप से हमारे ललितपुर में ही पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं झांसी में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पोर, एस्बेस्टस, कांच बालू। तो ये मुख्य रूप से जो है कि झांसी में पाए जाते हैं। और झांसी के लिए आप याद रख लीजिएगा डायस्पोर और जिप्सम और सेल खड़ी, इन 3 को याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर में जो पाए जाने वाले हैं एस्बेस्टस, संगमरमर, हीरा, फायर क्ले, कैल्साइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर। तो ये मिर्ज़ापुर के लिए आप चूना पत्थर को याद रखिएगा, हीरा को याद रखिएगा और फायर क्ले और संगमरमर, इन चारों को याद रखिएगा कि ये मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में उद्योग का क्या हाल है। तो देखेंगे वर्ष 1991 से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं 27 जनवरी 2022 तक की जो स्थिति थी तो वो अभी भी वही है कि अधिसूचित जो सेज की संख्या वो 21 हो गई। खैर ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती तो इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर होता है, मैनचेस्टर मतलब जहाँ पर सबसे अधिक कपड़े का उत्पादन होता है, वस्त्र उद्योग का, तो वो हो गया आपका कानपुर। ये पूरे उत्तर भारत का है। रेल पहिया कारखाना आपके रायबरेली में जहाँ पे रेल का पहिया बनता है। और पहली चीनी मिल जो है कि प्रतापपुर देवरिया में 1903 को ओपन की गई थी, फिर कुछ समय बाद बंद हो गई, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा दोबारा उसे शुरू कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, हथकरघा उद्योग, बहुत ही फेमस है। और भारत स्टील रोलिंग मिल जो कि मुजफ्फरनगर आपके स्थापित की गई है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है उद्योग। आइए अब हम और भी कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, जैसे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जिसको यूपी का कहा जाता है, तो पूछा जा सकता है ये कब स्थापित हुआ, तो 1952 में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि किस जिले में है, तो यूपी का आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यह आपका कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो कि अब एक प्राधिकरण बन चुका है, 1961 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में स्थापित हुआ। और ये सभी के सभी कानपुर में हैं। वैसे अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में आपको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड जो 1974 में स्थापित हुआ यह देखने को मिलेगा। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड यह भी लखनऊ में है। और टाटा मोटर्स प्लांट यह भी लखनऊ में देखने को ही आपको मिलेगा। और एक पिकअप भवन आपने सुना होगा लखनऊ में, यानी कि प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम 1972 में स्थापित हुआ था यहाँ पर। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख चीज़ों को देखेंगे। कुछ प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग।
अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रिंट जो है कि क्लियर नहीं भी हो रहा होगा, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके उनको नोट भी कर लीजिए आप लोग। जैसे दरी निर्माण की बात करें तो ये मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में होती है, बरेली में होती है, अलीगढ़ में होती है और शाहजहाँपुर में। बस इतना याद रखिए 4 जिलों को। गलीचा निर्माण की बात करेंगे तो ये आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर में, यानी कि कालीन जिसे हम लोग कह देते हैं। दिया सलाई उद्योग अर्थात कि माचिस का जो उद्योग है वो सबसे अधिक फेमस है बरेली का, फिर सहारनपुर और मेरठ, ये 3 जगह का सबसे अधिक फेमस है दिया सलाई उद्योग। चीनी मिट्टी के जो बर्तन की बात है तो ये खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद, यहाँ पर याद रखिए। औषधि निर्माण की बात करें तो कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। हथकरघा उद्योग और सूती वस्त्र की बात करें अगर तो मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद और सिकंदराबाद। अगला है लकड़ी का फर्नीचर, तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली। फिर यहाँ पे लकड़ी के खिलौने की बात करेंगे तो लखनऊ और वाराणसी हो जाएगा। खेल का सामान अगर देखेंगे तो मेरठ और आगरा में देखने को मिलता है। पीतल और कलई के जो बर्तन होते हैं वो मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको मुरादाबाद और दूसरे नंबर पे आपको वाराणसी को आंसर बनाना है। पीतल की मूर्तियाँ जो है कि देखिए मथुरा में बनती हैं। जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी दोनों ही जगह होता है। इंद्र और सुगंधित तेल तो मुख्य रूप से कन्नौज में बनाया जाता है, सेकंड गाजीपुर और जौनपुर। फिर आता है मिट्टी के खिलौने, तो ये मुख्य रूप से वैसे बनते तो हैं गोरखपुर में, लेकिन सेकंड नंबर पे आप आगरा को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये मंडुआडीह वाराणसी में स्थापित है, बनारस में। और उर्वरक कारखाने की बात करेंगे तो ये फूलपुर प्रयागराज में स्थापित है। और अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो नैनी प्रयागराज में। और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भी नैनी प्रयागराज में है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये कानपुर में। और ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे, एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा उर्वरक वाला और तीसरा DLW, तो ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए। और अगला है सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान, जैसे एक तो हिंडाल्को है जो कि एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट में है, सिंगरौली जो कि एक कोयला खान है सिंगरौली में, और सीमेंट कारखाना चुर्क यानी कि डाला, ये भी पूछा जाता है सोनभद्र में ही है। अगला यहाँ पे टॉपिक है ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें कहाँ की फेमस हैं। तो अगर हम देखते हैं तो जो जरी जरदोजी है ये आपके उन्नाव, कासगंज, बदायूं, शाहजहाँपुर, बरेली और चंदौली, इनकी मुख्य रूप से फेमस है। अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर का फेमस किया गया है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करेंगे तो कौसाम्बी का केला, बलरामपुर की दाल, प्रतापगढ़ का आंवला, सिद्धार्थनगर का काला नमक मतलब काला नमक चावल और गोंडा की दाल। और मूंज के उत्पाद की बात करेंगे तो ये प्रयागराज हो जाएगा, सुल्तानपुर हो जाएगा, अमेठी हो जाएगा। तो यहाँ पर मूंज का उत्पाद भी देखने को मिलता है। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की स्थिति को देखना है। तो उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना 1944 में की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि किस तरीके से, तो जनगणना के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि जितने पशु हैं वो कितने हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन देश में पहला स्थान है हमारा उत्तर प्रदेश का। वहीं अगर हम गौवंश की बात करेंगे तो देश में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और अगर बात करेंगे कुल महिष वंशी की यानी बफेलोज़ की, तो भी देश में हमारा पहला स्थान है। और अगर हम देखते हैं कि बकरियों के स्तर पे तो देश में हमारा जो है कि तीसरा स्थान है। और भेड़ों के रूप में देखेंगे तो इतने हैं, और लगभग सूकरों की, तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको कवर करिए कि देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो यूपी में होता है, तो ये प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, 371 ग्राम प्रतिदिन, और ये 2018-19 के आंकड़े हैं, तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इस समय लेटेस्ट का। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी, कटरा, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या
कि दुग्ध के लिए कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, और मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जनजातियाँ, क्योंकि हमारे यूपी की जो जनजातियाँ हैं वो टोटल कितनी हैं? यूपी में जो जनजातियाँ हैं वो 0.6% है, जबकि एससी कैटेगरी यानी कि जाति की बात करें अगर हम शेड्यूल कास्ट की, तो वो लगभग 20% के आसपास हैं। तो अब हम देखते हैं इनको एक एक तरफ से। पहले प्रमुख जातियाँ देख लेते हैं हम लोग। तो प्रमुख जातियाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे हमारे यूपी में गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, महिगीन और खरवार। तो यह मुख्य रूप से आप देखेंगे कि लगभग 7 जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब हम लोग एक एक जनजाति के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे थारू जनजाति की। थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और यह मुख्य रूप से किरात वंश से संबंधित है। और इनका शारीरिक कद छोटा होता है, पीला रंग होता है हल्का, और चौड़ी मुख आकृति होती है। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? चावल को ही मुख्यतः खाते हैं, और लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से जो है कि भवन का निर्माण करते हैं। और इनकी जो प्रथा है कि संयुक्त परिवार प्रथा में रहते हैं। और शोक पर्व क्या है इनके लिए? दीपावली। तो थारी जनजाति के लिए जो शोक पर्व है वो क्या हो गया? दीपावली। और विवाह क्या होता है? तो यहाँ पे बदला विवाह का प्रचलन होता है। और प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे तो बजहर होता है। और प्रमुख परियोजना सरकार के द्वारा क्या चलाई गई? थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि थारू जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो चावल है। मुख्य रूप से कहाँ निवास करती? गोरखपुर में। और दीपावली का किस पर्व के रूप में मनाती? तो शोक पर्व के रूप में। तो यहाँ पर आपको ये 2 से 3 फैक्ट आपको मिल गए हैं, और ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं कहीं अलग, या फिर इसको याद भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जनजाति है जौनसारी, जो कि प्रमुख उत्सव रूप में क्या मनाती है? विक्सु, पांचोई, दियाई। और मुख्य रूप से जो इनके जो नृत्य होते हैं वो घुमसू, ढी, घुंडचा, सराई, अंडे कांडे रासो, झेला, घोड़ो और जंगबाजी। तो ये इनके मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं महिगीर जनजाति की बात करेंगे तो ये बिजनौर जिले में देखने को मिलती हैं, और ये मुख्यतः इस्लाम धर्म को मानती हैं। और इनका मुख्य जो आधार है व्यवसाय का वो मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान मुख्य रूप से तो सोनभद्र में है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सोनभद्र न मिले तो आप मिर्ज़ापुर भी मान सकते हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर में भी इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। और इनका जो प्रमुख नृत्य है वो होता है कर्मा। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये पूछ लिया जाता है कर्मा नृत्य के बारे में। और साथ ही साथ इनके जो देवता होते हैं वो बधौस, वनसंती, दूल्हा देवता, घमसान, गोरैया। मूल निवास स्थान तो वैसे पलामू झारखंड में है, लेकिन ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में देखने को मिलते हैं। और अगर हम इनकी बात करें और तो कुछ खास नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग बुक्सा जनजाति, यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से यह भी बिजनौर जिले में रहती, जहाँ पे महिगीर रहती वहाँ पे यह भी रहते हैं। और ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित हैं। इनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय वो है क्या? कृषि। और ये चामुंडा देवी की जो है कि पूजा करते हैं। और बुक्सा जनजाति के पंचायत को सर्वोच्च व्यक्ति जो है कि माना जाता है, यानी कि जो तखत होता है वो बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे पहले सोनभद्र में पाई जाने वाली 3-4 प्रकार की जनजातियां हैं जो याद रखिएगा। एक तो होता है पहरिया, एक होता है बैगा, एक होता है पांखा, एक होता है पनिका, एक होता है अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरू। तो यहाँ पर आपने पहरिया देख लिया, अगरिया देख लिया। अगर आपको ऑप्शन में सहरिया मिल जाए तो अब आप क्या करोगे? तो सहरिया आप लगाइएगा ललितपुर में। कहाँ पे लगाएंगे? ललितपुर में, ठीक है। तो सहरिया मिलती है ललितपुर में, जबकि पहरिया और अगरिया आपके सोनभद्र में मिलती है। ये वो छोटे छोटे अंतर हैं जिसकी वजह से आपके प्रश्न सही हो जाते हैं, अगर आपको अंतर क्लियर कट पता है तो। उत्तर प्रदेश में इन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो वो है जालौन और अयोध्या। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सा होता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या गोंड की है, फिर खरवार की है, फिर थारू की है। अगला है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी लखीमपुर खीरी में। और उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी एक योजना, सैनिटरी मार्ट योजना। ओके, इस पे क्या था कि सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो ये इसकी थीम थी। अब आता है आपका परिवहन। तो परिवहन में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे।
हाँ, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ एक्सप्रेस वे हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, हालांकि ये बहुत पहले ही निर्माण हो चुका है इसका, लगभग इसका निर्माण जो है कि सन 2001 में हो चुका है। 165 किलोमीटर लंबा है और इसका पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेस वे, अब इसका नाम हो गया यमुना एक्सप्रेस वे। यह मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा यहाँ से ही संबंधित है। लेकिन इससे अब प्रश्न पूछने की संभावना नहीं जितनी आपके गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, क्योंकि ये लगातार चर्चा में रह रहे हैं और ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो जैसा कि गंगा एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो ये 594 किलोमीटर लंबा है। इससे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो ये आप देखोगे कि ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए ये बनाया गया है। किससे किससे? मेरठ से प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, गंगा एक्सप्रेस वे, यह पूछा जा सकता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो यह 341 किलोमीटर लंबा है, जो गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया जा रहा है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर मुख्य रूप से हैं। अब आपको क्या करना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कब शुरू हुआ इसकी डेट लिख लीजिए, और साथ ही साथ जो ये आपने अभी ऊपर पढ़ा गंगा एक्सप्रेस वे, तो ये कब शुरू हुआ तो इसकी भी आप लोगों को डेट नोट कर लेनी है। कुछ एफर्ट जरूर करिए अपने से, नहीं तो आप पूरी तरीके से अगर डिपेंड हो जाएंगे तो आपको खुद अपना क्लियर नहीं होगा माइंडसेट कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाय तौबा कर दीजिए, पैनिक सिचुएशन आ जाए कि नहीं मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, जो ज़रूरी है उसको तो बिल्कुल मत छोड़िए। यूपी स्पेशल मत छोड़िए, घटना चक्र की मैराथन हमने लगातार टाइम टू टाइम आपको दी है, ताकि मेरी अगर पर्सनल सलाह है कि अगर आप घटना चक्र की मैराथन देख रहे हो तो 1 मई से ज़रूर देखिएगा। 1 मई से 14 मई तक लगातार केवल घटना चक्र की मैराथन देखिएगा, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, दृष्टि आईएएस के, ध्येय आईएएस के पेपर कराए गए उनको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, बिल्कुल मत छोड़ना उसको। आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे। 296 किलोमीटर ये लंबा है। कितना? 296 किलोमीटर। और ये चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गांव गोंडा गांव से निकलकर झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होगा और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए यह इटावा के गांव में आकर जुड़ेगा। और किससे जुड़ जाएगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। और 29 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया और जालौन से जो है कि अभी इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 91 किलोमीटर का बन रहा है, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ये इनसे जिले जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। और यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे यूपी में पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा हर तरीके का। वो कैसा होगा? पर्यटन विकास, और जो है कि साथ ही साथ जो ये ट्रांसपोर्ट वाली स्थिति, परिवहन विकास, ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन का विकास कैसे कैसे ये जो है कि रेल परिवहन का विकास हुआ। तो हम देखते हैं, देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म लगभग 1 किलोमीटर का है, गोरखपुर में है। और प्रदेश में जो है कि प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई वो 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद से कानपुर में चलाई गई थी 1859 में अंग्रेजों के द्वारा। और केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा प्रयागराज। वहीं अगर हम बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो यूपी में गोरखपुर में है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग डिवीज़न कितने? 9 हैं। और राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी यहीं पर डेवलप की गई है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, लगभग पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14%। तो आप देखोगे रेल परिवहन के रूप में सबसे लंबा रेल मार्ग जो है कि हमारे यूपी में है। और भी कुछ नीचे डिटेल्स है, इसको समझते हैं। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता लगभग 150% है। और प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय 2003 में बनाया गया। और अभी आपने एक और मुख्यालय देखा, वो देखा आपने उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर को। तो हमारे यूपी में दो जो है कि सेंट्रल मुख्यालय हैं, जो पूरे 18 जो मुख्यालय हैं, मंडल हैं, उसमें 2 मुख्यालय या मंडल तो हमारे यूपी में ही है, एक प्रयागराज, एक गोरखपुर में। रेलवे के सवारी डिब्बों यानी कोच का निर्माण हमारे लालगंज, रायबरेली में होता है। और भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड की बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल सराय यानी चंदौली में आता है, बनारस के निकट, उसमें स्थित है। अब देखते हैं हम लोग आगे
अब हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जल परिवहन की बात करेंगे तो देखिए जल परिवहन में जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है यानी कि नेशनल वाटरवेज संख्या 1, ये हमारे इलाहाबाद से होकर जाती है प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल, यानी कि यूपी से वेस्ट बंगाल जाता है गंगा नदी के माध्यम से, जो कि लंबाई कितनी 1620 और ये गंगा नदी से होकर गुजरता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि NW1 होता है, यानी जैसे हम लोग NH लिखते हैं ना नेशनल हाईवे, वैसे ही होता है नेशनल वाटरवेज। तो ये जो है कि हमारे यूपी से ही होकर गुजरता है। और हम चीज़ों को जानते हैं अलग से, तो देखिए उत्तर प्रदेश वायु परिवहन यानी कि अगर एयरपोर्ट से संबंधित जानकारी लें तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे हमारे? बमरौली प्रयागराज में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। भारतीय सेना का एयरपोर्ट तो झांसी एयरपोर्ट है। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा गोरखपुर में है। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया म्योरपुर सोनभद्र में। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में, और एक और है भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी में। और पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग जो स्कूल है वो हमारे आगरा में है। तो यूपी में बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लाइंग स्कूल के रूप में जो डेवलप किए गए हैं एयरपोर्ट, जैसे भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है, इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुर्सतगंज रायबरेली में है, सैफई एयरपोर्ट अलीगढ़ एयरपोर्ट, ये सारे के सारे जो है कि डेवलप किए गए हैं। अब बात आती है यहाँ पे यूपी जो है कि वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत में पहले नंबर पे आ गया है। तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये सुन लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको आम भाषा में अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, लखनऊ में है ये। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको आम भाषा में बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है, ये वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है जो अभी भी, जेवर एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन किया जा रहा है यहाँ पे, यह भी अयोध्या में है। बाकी और भी कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि अपने डोमेस्टिक लेवल पे सुविधा देते हैं, जैसे बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर, झांसी हवाई अड्डा झांसी, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर, IIT कानपुर हवाई अड्डा ये कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। तो ये जो है कि कुछ प्रमुख हवाई अड्डे भी हैं हमारे। अब हम बात करते हैं कृषि की। ओके, तो कृषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट होती है उत्तर प्रदेश की कृषि। तो कृषि संबंधित मुख्य तथ्य क्या है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि भारत में जो यूपी है, यूपी की कृषि जलवायु क्षेत्र को कितना बांटा गया है? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। यूपी में जो चकबंदी योजना थी 1954 में शुरू की गई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 को शुरू की गई। किसान रथ योजना वर्ष 2011 में शुरू की गई और ऊर्जा शहर योजना 2008 में शुरू की गई है। वहीं अगर हम देखें किसान बही योजना, तो किसान बही योजना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको 1992 में शुरू की गई। सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में बनी थी, और सबसे बड़ी नहर तो शारदा नहर है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। गोकुल पुरस्कार योजना यह किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता कितनी? 371 ग्राम प्रतिदिन है। ओके, तो अब यहाँ पर और भी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि निर्यात जोन है, जैसे सहारनपुर से आम का निर्यात किया जाता है, लखनऊ से भी आम का निर्यात होता है, और आगरा से आलू का निर्यात किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ सिंचाई की बात करेंगे तो सिंचाई में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो नलकूप का होता है। यानी कि जो ट्यूबवेल्स आप लोग देखते हैं अपने गांव में, शहरों में, घरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जो आप ट्यूबवेल्स देखते हैं छोटे छोटे खेतों में होते हैं, मोटे से पाइप होते हैं, उससे पानी निकलता है ज़मीन से चालू कर देने पर, तो नलकूप के माध्यम से हमारे यूपी में सबसे अधिक सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पर आती है नहर, नहरों से सिंचाई होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा कुआँ। तो यह पूछा भी जाता है कि यूपी में सिंचाई साधनों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले नलकूप, दूसरे पे नहर, तीसरे पे कुआं, और चौथे पे आप देख लोगे तालाब, झील और अन्य, इन सभी को एक साथ मिला लिया जाता है। ओके, तो आगे चलते हम लोग यहाँ पर। अब देखिए अगर मक्के की बात करें तो मक्के की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो तो हरदोई में है, लेकिन मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में यूज किया जाता है, और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला जो है कि बहराइच में। हालांकि ये चीज़ें प्रश्न पूछी नहीं जाती, लेकिन इसमें दिया हुआ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
यहाँ पर जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें क्या क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के अंतर्गत हम लोग गेहूँ पैदा करते हैं, जौ पैदा करते हैं, तंबाकू आता है, सरसों आता है, आलू आता है, लाही, मटर और चना। तो ये मुश्किल से जो है कि आपको याद होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम चीज़ें आप जाड़े में खाते हैं, क्योंकि रबी की फसलें सामान्यतः जाड़े में ही देखने को मिलती हैं। वहीं खरीफ की फसल बात करेंगे तो बारिश के मौसम में, यानी कि चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा। इम्पॉर्टेंट है गन्ना, क्योंकि गन्ना वैसे देखा जाए तो खेतों में 12 महीने लगा रहता है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से जो पैदावार शुरू होती है वो आपके खरीफ के मौसम में ही देखने को मिलती है। अगर जायद की फसल की बात करेंगे तो तंबाकू, खरबूजा, काशी फल, ककड़ी, तरबूज, प्याज। तंबाकू आप एक की ऐसी फसल में रख सकते हैं जो कि रबी फसल में भी आती है और जायद फसल में भी देखने को मिलती है। वहीं जौ की बात करेंगे तो जौ जो है कि सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो एटा करता है। और जौ फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन यूज करता है, तो झांसी करता है। अब हम बात करेंगे इन सब के बीच में गेहूं की। तो देखिए, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हरदोई में होता है। उत्पादकता लेकिन बागपत की है और सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पे हरदोई की है। ओके, यहाँ पर भी ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चावल। तो सर्वाधिक उत्पादन तो शाहजहाँपुर में होता है, सर्वाधिक उत्पादकता महोबा की है, और इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आपको आजमगढ़ में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अब ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग आगे चलते हैं। और अभी यहाँ पर देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूँ कि आम को, हमारे वाराणसी का जो आम है, लंगड़ा आम जो है कि उसे हमारे बनारस के लंगड़े आम को जीआई टैग दे दिया गया है। इससे संबंधित जो जानकारी है जीआई टैग की, वो मैंने अभी लेटेस्ट जानकारी 2 दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। उसके लिए आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से भी इसकी PDF को भी आप ले सकते हैं। और पान की अगर हम बात करें तो महोबा के पान को जो है कि क्या किया गया, महोबा के पान को जीआई टैग दिया गया है। स्पेशली यहाँ पे कुछ किस्में जैसे महोबा, बनारसी, कपूरी, देसावरी, कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची, बंगला, मीठा। तो ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जो है कि पान की प्रमुख फसलें हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पान का प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्य रूप से प्रयागराज, कौशाम्बी में होता है। आलू निर्यात जोन, तो आलू कहाँ से निर्यात होता है, तो आगरा से। प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कन्नौज में। तो जो प्रदेश में इत्र बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, कन्नौज में बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपने अगले टॉपिक को, उत्तर प्रदेश का इतिहास। की इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, वर्तमान इतिहास में कितना रोल प्ले किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों से, आप लोगों से, सभी भाइयों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम लोग बहुत मोटिवेट कि आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट पे कंटेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को लाइक करके हमारा एक मोटिवेशन तो बढ़ा ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ कुछ अपना योगदान अगर देना चाहें तो वो इस तरीके से आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।